तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस स्टोरी की जो 2 दिन से ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई। एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल की है केस में, कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि दाऊद इब्राहिम कराची में रह रहा है और कराची एयरपोर्ट पर उसका कब्ज़ा है। ये अखबार वाले और टीवी वाले कह रहे हैं। एनआईए ने कहीं भी ऐसी बात नहीं कही है उन डॉक्यूमेंट से कि दाऊद इब्राहिम का कराची एयरपोर्ट से कब्ज़ा है, क्योंकि जो दाऊद फैमिली के लोग मुंबई से या कहीं और से कराची जाते हैं तो उनके पासपोर्ट के ऊपर कराची की स्टैंप नहीं होती है। अब ये देखने में बहुत संगीन मामला लगता है। और इसके साथ ये भी बता दूं, तीसरी बात जो जिसका पूरा मीडिया बहुत ज़ोर शोर से बात कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने वहाँ पे एक पठान लड़की से या औरत से दूसरी शादी भी कर ली है। अब ये 3 बातों को लेके इतना बड़ा बड़ा बना के ब्रेकिंग न्यूज़ करके कहा जा रहा है। आप भी सुन के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए, इनमें से क्या कोई नई बात है या कोई ऐसी बात जिसकी पहले खबर नहीं थी। हाँ, फर्क है तो सिर्फ इतना है, आगे सरकार कुछ बयान देती थी कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, ये उसके एड्रेसेस हैं। 2 साल पहले 5 एड्रेसेस का ब्यौरा भारत सरकार ने दिया था। जब पाकिस्तान को सौंपा गया था सब पूरा डोजियर, उसमें 5 ठिकानों की बात कही गई थी। उनमें से वही 2 ठिकानों का जिक्र एक बार फिर एनआईए ने अपने उन डॉक्यूमेंट से किए हैं जो एक कोर्ट में सबमिट किए गए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो हैरानी तलब लगती है वो ये है कि ये लोग मुंबई से दुबई जाते हैं। दुबई पे एक अराइवल वीज़ा लगता है। पहले मुंबई से जाते समय डिपार्चर का एक स्टैंप लगती है, उसके बाद दुबई में अराइवल का ठप्पा लगता है, वीज़ा नहीं ठप्पा लगता है, मोहर लगती है कि ये शख्स इतनी तारीख को इतने बजे, उस पर टाइम भी होता है, तारीख साल और टाइम होता है कि ये आदमी दुबई एयरपोर्ट पे लैंड किया। उसके बाद जब दुबई से कहीं के लिए भी निकलता है, भारत वापस आने के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो वहाँ का फिर एक डिपार्चर स्टैंप लगती है। ये हर एयरपोर्ट पे लगती है, सिर्फ दुबई की बात नहीं है। और उसके बाद वो आदमी कहीं भी जाए उससे दुबई का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो शख्स, जैसा कि एनआईए ने अपने उस डॉक्यूमेंट में क्लेम किया, वो लोग कराची चले जाते हैं दुबई से और फिर कराची में उनके पासपोर्ट पे कोई ठप्पा नहीं लगता है, वापस फिर दुबई आते हैं तो वापसी पे भी कराची पे कोई मोहर नहीं लगती, ठप्पा नहीं लगता। लेकिन जब दुबई एंटर करते हैं तो अराइवल की स्टैंप लगती है। अब अगर भारत सरकार चाहे तो क्या इन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता था? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। आप सोच के देखिए, एक आदमी जो दुबई में 2 बार उसका अराइवल की स्टैंप लगती है, एक बार तो हिंदुस्तान से गया वो लगी, दूसरी बार जब कहीं से भी वापस आया, कराची से आया या कहीं और से आया, वहाँ पे उसका दूसरी अराइवल लगती है। उसके बाद फिर डिपार्चर हो के आदमी हिंदुस्तान वापस आता है। अगर इन लोगों का, जो लोग हमारी एजेंसीज की शक के घेरे में हैं, सब एजेंसियों को पता है दाऊद के कौन से रिश्तेदार, कौन कौन से उसके फैमिली मेंबर उसको कराची मिलने गए और मिल के आए। अब ये कह देना कि उनके पासपोर्ट पे कराची का ठप्पा नहीं है इसलिए हमको एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन उनको ये जरूर पूछा जा सकता है उनके पासपोर्ट की जांच करके कि आपकी
पासपोर्ट पे जो दुबई के अराइवल के 2 ठप्पे लगे हुए हैं, एक डिपार्चर का लगा है। वो आप कहाँ गए थे वो बताइए। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो बिना ठप्पा लगाए आपको अपने कंट्री में घुसने देगा? ये हिम्मत किसी ने नहीं की, ये चेष्टा नहीं की, ना शायद टेक्निकली उन लोग को इस बात का सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि बहुत से देशों में इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज़ में ठप्पा लगाने की जो एक डिस्क्रिशन होती है वो इमिग्रेशन के पास होती है। इमिग्रेशन ऑफिसर कई बार हालात से चलते हुए ठप्पा नहीं लगाने की बात भी कर सकते, नहीं लगाते कई बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात में। लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात नहीं थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1990 में मैं और मेरे कुछ दोस्त इंग्लैंड से, बर्मिंघम से हॉलैंड गए, नीदरलैंड जिसको कह देते हैं। एम्स्टर्डम उसकी कैपिटल है, और एक रॉटरडम बहुत बड़ा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है, हॉलैंड का सबसे बड़ा, समुद्र के किनारे पे है। तो हम लोगों ने बर्मिंघम के नज़दीक एक हैरिच करके पोर्ट है, वहाँ से बहुत बड़ी फेरी चलती है रॉटरडम के लिए। तो हम 5 दोस्त थे, 4 के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, मेरे पास मेरा इंडियन पासपोर्ट था। वीज़ा लगा हुआ था, हॉलैंड का भी लगा हुआ था, इंग्लैंड का भी था। बहुत बड़ी फेरी जिसमें सैकड़ों कारें उसमें जाती हैं, बसेस जाती हैं, ट्रक जाते हैं, ट्रॉलर जाते हैं, और बसों में जो लोग आते हैं वो अपनी बस छोड़ के उसमें सफ़र करते हैं। पूरा छोटा सा एक शहर होता है वो, अंदर उसके शॉपिंग मॉल्स और शोरूम्स और कैसीनो वगैरह, जुए के अड्डे, बार, पब, डांस फ्लोर, सब कुछ होता है उसमें। तो जैसे ही हम लोग, हमारी फेरी हैरिच से हमारे पासपोर्ट पे, मेरे पासपोर्ट पे और मेरे लंदन वाले जो जिनके पास ब्रिटेन यूके का पासपोर्ट था, उन सब के पासपोर्ट के ऊपर डिपार्चर का ठप्पा लगा। लेकिन जैसे ही हम रॉटरडम पहुंचते हैं, इमिग्रेशन के अराइवल हॉल में जाते हैं, वहाँ इतनी भीड़ थी जैसे समझो कोई मेला लगा होता है, क्योंकि जहाज़ में गिनती के पैसेंजर जाते हैं, हवाई जहाज़ में 150, 200, 250, इसमें तो हज़ारों पैसेंजर गए हुए थे। और इसी किस्म की 2-3 फेरीज और दूसरी जगह से आके भी उसी टाइम पे लगी थी। तो हज़ारों लोग उस हॉल में, बाहर बरामदे में, उसके बाद पार्किंग लॉट तक लाइन लगी हुई थी। अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, जब आधा पौना घंटा हमें हो गया वहाँ पे इंतज़ार करते हुए लाइन में, तो एक अनाउंसमेंट की उन्होंने कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स प्लीज़ कम ऑन दिस साइड। एक नई लाइन लगवा दी। उनको कहा गया कि आप अपने पासपोर्ट हाथ में लेके, खड़े करके अपना ब्रिटिश पासपोर्ट हाथ में लेके आप निकल जाइए, आपके पासपोर्ट में ठक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, रश बहुत है, तो आप लोग इस गेट से बाहर चले जाइए। अब मेरे 4 दोस्त मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। वो उनमें से 2 दोस्त गए अपना पासपोर्ट लेके खड़ा करके, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ा था उसको रिक्वेस्ट किया कि हमारा एक दोस्त इंडिया से आया हुआ है, उसके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है, हम अगर बाहर चले भी गए तो उसका नंबर आते आते हमें तो फिर वेट करना पड़ेगा, तो आपका जो पर्पज़ है हमें जल्दी निकालने का, उसका कोई माना नहीं रह जाता। तो उस ऑफिसर ने कहा कि ठीक है, उसको बुलाओ। मुझे ले गए लाइन से निकाल के। मेरा उसने पासपोर्ट देखा, मेरा पासपोर्ट लेके काउंटर के पीछे गया और ठप्पा लगा के मेरे पासपोर्ट पे मुझे पकड़ा दिया, और हम 5 के 5 दोस्त वहाँ से बाहर निकल गए। अब देखिए, मेरे 4 दोस्तों के पासपोर्ट पे हॉलैंड में अराइवल का कोई ठप्पा नहीं है, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे लगा था क्योंकि मेरा इंडियन पासपोर्ट था। उनको ये था कि इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारे देश में कोई ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए जिसके पास ऑथोराइज्ड वीज़ा ना हो, या
वो आदमी यहाँ पे कहीं रह के चोरी छिपे रहना शुरू कर दे और बाद में हमारे कंट्री पे एक बोझ बन जाए, कहीं सिटीजनशिप मांग ले, जब कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से उनको ये आशा नहीं होती। उनको पता है जो आदमी इंग्लैंड में रह रहा है वो अच्छा खासा खुश है, खाता पीता है, वो हॉलैंड में सेटल होने की बात नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, इस किस्म की बातें भी एयरपोर्ट पे और सी पोर्ट पे होती हैं, क्योंकि इमिग्रेशन सारे देश की एक ही होती है। कभी उनकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे हो जाती है, कभी उनकी पोस्टिंग सी पोर्ट पे हो जाती है। तो ये एक डिस्क्रिशन होती है इमिग्रेशन के पास। कभी किसी हालात में वो ठप्पा लगाने की जो प्रैक्टिस है उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए, इस किस्म की कोई भी शर्त जहाँ हालात कराची एयरपोर्ट पे नहीं होते, फिर भी उनके ऊपर ठप्पा क्यों नहीं लगता उन लोगों के ऊपर जो दाऊद इब्राहिम को मिलने जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं, टाइगर मेमन की फैमिली है, कुछ और भी हैं जो लोग कराची जाते हैं लेकिन पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लगता। वहाँ पे एक मुझे लगता है एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो हैं पाकिस्तान की ISI की तरफ से, या उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है जिसके नीचे इमिग्रेशन आती है, उनको इंस्ट्रक्शन होगी कि इस किस्म के जो आदमी आएंगे, जो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दाऊद इब्राहिम की फैमिली की तरफ से कि ये हमारा आदमी है, इसके पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लगाना। और ठप्पा नहीं लगाना कोई जुर्म नहीं है, ये कोई एंटी लॉ एक्टिविटी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ऑफिसर्स के पास ये पावर होती है कि वो ठप्पा लगाए या नहीं लगाए। और आपने कई बार देखा होगा जब प्लेन में इमरजेंसी हो जाती है, एक आदमी प्लेन में फर्ज करो बीमार हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, और कई बार ऐसे लोगों को इमरजेंसी लैंडिंग करके भी जहाज़ से निकाला जाता है। हालांकि जिस कंट्री में वो जहाज़ रास्ते में उतरता है उस कंट्री का वीज़ा उस बीमार के पास नहीं होता है, लेकिन जब वो पहुंच जाता है तो उसका वीज़ा पासपोर्ट चेक नहीं किया जाता, तो उसको सीधा पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, इलाज करवाया जाता है, और फिर उसके बाद उसी एयरलाइन में जिस एयरलाइन से उसको छोड़ा गया था वहाँ पे, उसी एयरलाइन की अगली फ़्लाइट जब आदमी के ठीक होने के बाद उसी फ्लाइट में उसको बैठा दिया जाता है। तो बहुत से कानून ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई छूट देने के साधन भी होते हैं। तो हमारे कंट्री के साथ भी कई कंट्री के साथ ऐसे रिलेशन है जहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठप्पा लगाना तो बहुत दूर की बात है। जैसे नेपाल है, वहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह भूटान है, जहाँ अपना पैन कार्ड दिखाइए आप, या वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट नहीं है तो, पासपोर्ट है भी तो उसको दिखाओ खाली, उस पर कोई ठप्पा नहीं लगता, कोई मोहर नहीं लगती, न जाने की न आने की। हालांकि हमारे दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो इस बात को इतना बड़ा जो ब्रेकिंग न्यूज़ करके बताया जा रहा है, वो लोग शायद बराबर कानून की, लॉज की, रेगुलेशंस की, प्रैक्टिसेस की जांच नहीं करते, पड़ताल नहीं करते। दूसरी बात रही शादी की बात। अब बीइंग अ मुस्लिम, दाऊद इब्राहिम को भी 4 शादियां करने का हक है। अगर कर भी ली तो उसमें कोई ना कोई कारण होगा। शायद पाकिस्तान की अब तो पाकिस्तान में रह रहा है इतने सालों से, कोई प्रॉपर्टी बिजनेस के बेस पे भी सिटीजनशिप लिया होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको पुख्ता करने के लिए जब आप एक कंट्री के सिटीजन से शादी करते हो तो उस बेस पे भी आपको उस देश की नागरिकता मिल जाती है। तो हो सकता है वहाँ की नागरिकता ऑफिशियली लेने के लिए ये शादी की गई हो, उसका पड़ताल उस बात की होनी चाहिए। उसकी कोई बात नहीं करता, और वही पुराने घर का एड्रेस दे के दिखा के एक बार फिर इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इनमें नई बात क्या है। पुरानी बातों को अब खाली एक कोर्ट में डॉक्यूमेंटेड रूप में पेश किया गया है। खबर तो वो बनती है कि सरकार ने अपना जो पुराना पक्ष था
उसको एक बार फिर दोहराया है और अब अदालत में दोहराया। खबर इतनी है कि ये बातें कह कौन रहा, किसके बेस पे एनआईए ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें कोई और सबूत नहीं है सवाए 2-3 स्टेटमेंट्स के, जिनमें एक स्टेटमेंट दाऊद इब्राहिम की बहन जो मुंबई में रहती थी, हसीना, उसका बेटा अली शाह को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में और इस किस्म के चार्जेस पे अरेस्ट किया गया था, क्वेश्चन किया गया था। उसने जो स्टेटमेंट दिया है कि 13-14 की खबर उसके पास है, दाऊद की वाइफ दुबई आती जाती रहती है और वहाँ से हमें फ़ोन भी करती है, दुबई से बातचीत भी होती है, हालचाल पूछती है। और अली शाह ने ही ये खबर दी कि दुबई पे रिश्तेदारों का पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लगता है। अली शाह ने ही ये बयान दिया कि दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी की है। अब एक रिश्तेदार के एक बयान में कितनी सच्चाई हो सकती है? ये 13-14 की बात बता रहा है वो, 8-9 साल पहले की। उसमें अब तक काफ़ी कुछ और भी बदला होगा। क्या 13-14 के बाद भी लोग दाऊद को मिलने गए? अगर रिश्तेदार गए तो उस रिश्तेदार को मालूम होगा, क्योंकि जब एक रिश्तेदार मिलने जाता है तो दूसरे को बता के जाता है। बहुत बड़ी फैमिली है, कई दाऊद के भाई बहन हुई अब तक मुंबई में रहते हैं, उनके आगे बच्चे हैं और रिश्तेदार हैं, उनकी बीवियां हैं, आगे जो उनके पति हैं, उनमें से भी उनको मिलने जाता होगा। उनकी खबर भी आनी चाहिए थी। छोटा शकील के रिश्तेदार भी मिलने जाते होंगे। इतने सलीम फ्रूट की भी एक बयान के ऊपर कुछ टिप्पणी की हुई है एनआईए ने, जो छोटा शकील का रिश्तेदार है। तो दोस्तों ये बातें जो अंडरवर्ल्ड के जो पुराने सरगना, नए सरगना, उनके साथ जुड़ी हर बात खबर बन जाती। खबर के पीछे की खबर की बात कोई नहीं करता। ये एक दुकान था हमारे मीडिया का, एक ट्रेजेडी है। मैं एक बार 88-89 में कुछ मुंबई के अखबारों में खबर छपी थी कि दाऊद ने ऐसा कर दिया, कुछ अजीब सी खबर थी कुछ, बाद में डिनाई भी हो गई, वो सब अखबारों ने डिनाई किया। तो मैंने दाऊद को पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बात होती है तो आपका नाम साथ में जुड़ जाता है। तो दाऊद ने कहा कि जब कोई मुंबई के मीडिया के पास खबर नहीं होती तो दाऊद खबर बन जाता है। ऐसा खाली दाऊद के साथ नहीं होता, छोटा राजन के साथ भी होता है। जो आदमी ऊपर होगा, जो जिसका नाम बिकता होगा, मीडिया तो जरूर बेचेगा। ऐसी खबर बड़े पॉलिटिशियन की भी बन जाती है, बड़े किसी पुलिस के अधिकारी की, आईएएस की, आईपीएस की, उसकी भी बन जाती है, बड़े फिल्म एक्टर की भी खबर बन जाती है। अभी आज मैं खबर देख रहा था, आपको हैरानी होगी सुन के, कि सुशांत सिंह राजपूत का एक डॉग था, पेट था उनका, उसकी डेथ हो गई है। वो कुत्ता मर गया आज या कल कभी। उसकी भी खबर छपी हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत के मरने के दुख को, अपने मालिक की मौत को वो कुत्ता बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। तो दोस्तों ये खबरें हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ जुड़ी होती हैं तो खबरें बन जाती हैं। कौन से एक्टर ने किस इलाके में घर लिया वो खबर बन जाती है, कौन से फ्लोर पे घर लिया वो खबर बन जाती है, नई गाड़ी खरीदी, कितने की खरीदी, वो खबर बन जाती है। सेलिब्रिटीज हैं, अनुष्का शर्मा 1,16,00,000 रुपए का सेल टैक्स लगा दिया, उसने भरने से इनकार किया, हाई कोर्ट में केस कर दिया कि मेरे ऊपर ये टैक्स का नोटिस गलत है, वो भी खबर बन जाती है। 132 करोड़ रुपए की कुछ प्रॉपर्टी, कोई इनकम उन्होंने दिखाई उस साल की 12-13-14 की जो एनुअल रिटर्न भरी थी इनकम टैक्स की, उसके ऊपर एक नोटिस आया है जो सेल टैक्स पर लगाया है कि आपने कुछ प्रोडक्ट जो बेची हैं उनके ऊपर सेल टैक्स लगता है। अब 1,12,00,000 रुपया बचाने के लिए अनुष्का शर्मा ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ। अब अगर ये केस 2-4-6 महीने चल गया, जितने बड़े एडवोकेट खड़े किए हैं
इतनी तो उनकी फीस बन जाएगी। एडवोकेट को पैसे दे देंगे, लेकिन सरकार को नहीं देने, सरकारी खजाने को पैसे नहीं देने। अब वो बनता है नहीं बनता है वो कोर्ट देखेगा। अगर सेल टैक्स देना बनता होगा तो भरना पड़ेगा, नहीं बनता है तो छूट जाएंगे। लेकिन वकील तो फीस लेंगे। आपको बाहर कहीं जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कितने आगे के आगे बातें बढ़ जाती हैं, लेकिन खबरें बन जाती हैं। तो दोस्तों, इसी किस्म की और आने वाले दिनों में किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।